अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ तो बेहतरीन अंदाज में कर ही चुके होंगे और अच्छे से अपना ख्याल भी रखें क्योंकि मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ साथ जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो हमारी लाइफ में ज़रूर होना चाहिए ताकि हम जो है वो खुशगवार अंदाज में आगे बढ़ते रहें, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, मस्बत अंदाज में आगे बढ़ते रहें। दूसरों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं तो अल्लाह पाक आपके लिए ढेरों ढेर आसानियां पैदा कर देता है। शहर फैसलाबाद की बात करें तो मौसम जो है वो दिन ब दिन बेहतर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन स्मोक भी है तो स्मोक से बहुत ज़्यादा आपने बचना है। जब भी घर से बाहर निकलें तो अपनी प्रोटेक्शन का ज़रूर ख्याल रखें ताकि आपकी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारा प्रोग्राम है और सिटी एट 10 जितना ज़्यादा आप लोगों से जुड़ा हुआ है, आपकी बातों से जुड़ा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है कि आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए और आपके लिए ऐसे मौज़ूआत पर बात की जाए जिससे आप अवेयर भी हों, आपके लिए इंटरटेनमेंट का भी फैक्टर हो और आपके लिए जो भी मतलब आपके जितने भी मसाइल हैं उनको हम जो है वो आसान अंदाज से उस पर बात कर सकें। तो फैसलाबाद के हवाले से जब बात आती है तो बहुत सारे टैलेंट की भी बात होती है और बहुत सारे हम रंगों की जब बात करते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है उससे बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाती है, लेकिन उन रंगों ने हमारी ज़िंदगी को किस तरह से खूबसूरत किया है इस पर बात करें। लेकिन इससे पहले मैं जो है वो अली मोहम्मद डोगर हैं, 1 साल उन्होंने मुकम्मल कर लिया, उनकी आज बर्थडे है, उनको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ लेकर आएँ और इनके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। इनके बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो भी है, चलिए हम और आप मिल के उसे देखते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अली, आपकी ज़िंदगी बहुत सारी खुशियों से भरे और आज के दिन को जो है वो भरपूर अंदाज से आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें और हमारी जो है जो बेस्ट विशेज़ हैं वो आपके साथ हैं। आपकी तमाम लाइफ जो है वो बहुत 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 ज़्यादा कामयाबी के साथ गुजरे, आमीन। रंगों की मैं बात कर रही थी तो रंग जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब भी हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए तो हमें हर तरफ जो है ना वो कलरफुल सी हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे ही हम थोड़े उदास होते हैं तो हम थोड़े से डल कलर्स की तरफ चले जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो है ना ओवरऑल रंगों का बहुत अहम किरदार होता है और इन रंगों से जब हम बात करते हैं तो एक आर्टिस्ट जो है वो हमारे जहन में ज़रूर आता है। आर्टिस्ट की बात की जाए तो हमारे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हमें नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो लिटरेचर की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, फ़न की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं। पेंटिंग्स हमारे घरों में जो है वो हमारे घरों की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं और जब पेंटिंग्स की बात होती है, आर्टिस्ट की बात होती है तो हम जो है ना वो बस खूबसूरती के बारे में सोचते हैं। डिफरेंट तरह के जो मंजर है उसको एक आर्टिस्ट जो है वो रंगों के ज़रिए किस तरह से कैनवस पे उतारता है और उसका कितना इम्पैक्ट रहता है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और हमें स्टूडियोज़ में एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, बहुत ख़ास आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। मैं आपसे उनका तारुफ करवा देती हूँ। आमना चौधरी कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। साथ ही साथ जो है वो आर्टिस्ट के क्या मसाइल हैं इसी हवाले से हमें अपडेट देने के लिए हमारे रिपोर्टर हैं अहमद साद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने और आर्टिस्ट जो है हमारे माशरे का बहुत अहम जो है वो पार्ट हैं और उनकी जितना प्रमोट किया जाए और आर्ट को जितना प्रमोट किया जाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए उतनी ही ज़्यादा आसानियाँ भी होना चाहिए। आमना, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ बढ़ूँगी और आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से कैलीग्राफी का शौक़ आपको जो है वो पैदा हुआ और कब से आप कैलीग्राफी कर रही हैं? मुझे लगता है कि ये आर्ट का इंटरेस्ट तो मेरी जीन्स में ही है क्योंकि मेरी मदर को शौक़ था, मेरी खाला को, तो ये मुझे लग रहा है कि मुझे जीन्स में से मिला। वो लोग भी इससे मुंसलिक हैं, करते हैं वो? कुछ फैब्रिक आर्ट में इन्वॉल्व है, कुछ को पेंटिंग का शौक़ है, तो मगर कोई प्रोफेशनली कोई नहीं अभी तक कर रहा। तो आफ्टर माई ए लेवल्स तो मुझे लगा कि मुझे आर्ट की तरफ जाना चाहिए, मगर अगर एक किसी डिग्री को परस्यू नहीं किया मैं ACCA में चले गई। और फिर अब ACCA में कुछ ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम्स देते हो, कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा टाइम मिल गया कि मैं साथ साथ अपने आर्ट को भी लेके जा सकती थी। और फिर हर एग्ज़ाम के बाद मैंने शॉर्ट कोर्सेज ज्वाइन करती थी और फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइनलिस्ट हूँ ACCA में और अपने साथ में मुझे 3-4 साल हो गए हैं अपनी
आर्ट के ऊपर फोकस करते हुए। अब मैं फुल टाइम तो बचपन से ही घर पे जो है वो मगर मैंने कभी रियलाइज नहीं किया कि मैं इसको एज हाँ। अ प्रोफेशन अपना लेके चलूंगी। तो मुझे था कि बस मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अच्छा। मगर मुझे शौक था आर्ट का, मैंने कभी ये चीज़ खुद में देखी नहीं कि हाँ मैं एक प्रोफेशनली आर्टिस्ट भी बन सकती हूँ। तो मतलब रंगों के साथ हमेशा से कलर्स जो है वो अच्छे लगते थे। बिल्कुल। और घर में कुछ आर्ट वर्क करके अपना जो है वो हैंग करती थी जब बचपन में? बिल्कुल ऐसा करती थी, मगर कैनवस पे मैंने कभी काम नहीं किया था। क्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा इन थी और हैंडमेड गिफ्ट्स बनाना और आर्ट में थी इन्वॉल्व थी, मगर कैनवस पे मैंने आफ्टर माई ए लेवल्स मैंने कैनवस फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। क्योंकि मैं अपने देखने वालों को भी बता दूं कि जो कैलीग्राफी है बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और हर आपकी पेंटिंग के पीछे जो है ना वो कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है, कुछ उसका मतलब होता है। तो आमना से वो भी जानेंगे क्योंकि आमना का बहुत सारा खूबसूरत जो वर्क है वो आपको नेक्स्ट आगे चल के हमारी स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। अहमद, अगर हम बात करें आर्टिस्ट के हवाले से तो आर्टिस्ट को स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि उनके लिए दाद जो है उनकी सबसे बड़ी कमाई होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर फैसलाबाद की बात की जाए या पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे यहाँ आर्टिस्ट को वो मुकाम और वो पहचान हासिल नहीं हो पाती है जो उनका हक बनती है। तो आप क्या समझते हैं कि आर्टिस्ट को आज के मौजूदा दौर में किन मसाइल का सामना है? पहले भी जैसे मैंने पहले भी आर्टिस्ट को काफ़ी करीब से देखा है, क्योंकि मैं थिएटर्स भी उन्हें भी हैंडल करता हूँ, डील करता हूँ। उसके अलावा सिनेमाज में भी पहले भी मैं कहता हूँ जो आर्टिस्ट होते हैं वो ये नहीं होते जो ऑन स्क्रीन होते हैं, जो आपके ऑफ कैमरा होते हैं वो भी सारे आर्टिस्ट होते हैं। जैसे कि आप सिनेमा के जो पीछे सारा स्टाफ होता है वो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, आपको इंटरटेन कर रहे हैं ना एक किस्म का, तो वो भी आर्टिस्ट हैं। पर आर्टिस्ट का मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, सॉरी टू से, पर यहाँ पे ना पाकिस्तान में उस तरह से कदर नहीं है जिस तरह से आर्टिस्ट की होनी चाहिए। फैसलाबाद में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, स्टेज ड्रामा में जो है वो स्टेज एक्ट्रेस में बड़े बड़े नाम हैं, काफ़ी जो है काफ़ी अच्छी इस टाइम जो है वो अच्छे लेवल पे भी हैं, बॉलीवुड लेवल पे भी काम कर रही हैं। पर काफ़ी जो हैं जिन्हें मतलब काफ़ी जो उन्हें वैल्यू देनी चाहिए थी वो दी नहीं गई। तो आर्टिस्ट के मसाइल तो ख़त्म ही नहीं होते। हुकूमत जो है वो आर्टिस्ट को सिर्फ तब अपना सरमाया समझती है जब वो किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करता है। और वैसे भी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे जाके जब पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करता है तो हमारे लिए एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ भी है और मैं तो इसको थोड़ी एम्बैरेसमेंट भी समझती हूँ कि जब दूसरी इंडस्ट्री हमारे आर्टिस्ट को वैल्यू देती है तब हमारे यहाँ उनको समझा जाता है कि अच्छा ये कोई अच्छा आर्टिस्ट है, यहाँ स्टार है, तो इसको फिर जो है वो उस तरह की कदर दी जाती है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन। बिल्कुल ये ऐसी आपकी नहीं, ये शुरू से ये सिचुएशन है। अब आपके जितने स्टेज ड्रामा जो एक्ट्रेस हैं पहले इन्हें कोई देखता नहीं था, अब जिसमें जो है वो कैसर पी हैं वो और दीगर काफ़ी जो हैं, अब जैसे उन्होंने नसीम भी की हैं, जैसे ही उन्होंने दूसरे मुल्कों में जाके 2-3 अपनी फिल्म्स की हैं, वैसे ही अब इधर भी वो थिएटर्स में आती हैं। बल्कि नासिर चनोटी साहब हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि पंजाबी फिल्म्स का अब एक परमानेंट हिस्सा बनना शुरू हो गए हैं और वहाँ पे जाके जो है वो बहुत उनको मान दिया गया है। और इस हवाले से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस मामले में यहाँ पे लैग कर रहा है। ये आपको खुद चाहिए ना। आप वही जो आपके आर्टिस्ट हैं, आपकी पाकिस्तानी मूवी में वो अगर कोई किरदार अदा करती हैं वो कोई देखता नहीं है। अगर वही उन्होंने किसी दूसरे मुल्क के साथ उनके साथ मिलके किया है तो लोग उन्हीं आर्टिस्ट को मानने लग जाते हैं। अब जैसे इधर जब भी जो फ्राइडे और संडे को शो होते हैं तब में मोस्टली ये होता है कि नसीम भी की आते हैं, कैसे बड़े आर्टिस्ट आते हैं। अब जो बड़े आर्टिस्ट हैं छोटे आर्टिस्ट भी उन्हीं लेवल के हैं, वो इकट्ठे उन्होंने मतलब अपना जो एक सफर है इकट्ठे शुरू किया है। लेकिन कहाँ पे आ जाता है कि क्यों उन्होंने दूसरे मुल्क में जाके काम किया है। तो ये मेरे ख्याल से डिग्रेड करने वाली बात है छोटे आर्टिस्ट को, मतलब जो उनके लेवल के उनके कैपेबल के जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें एक किस्म का डिग्रेड, क्योंकि वही आर्टिस्ट तब भी होते हैं, लोग सिर्फ जाते हैं नसीम विकी के लिए, कैसर पिया के लिए, वो भी हमारा नाम है, नो डाउट, हम उन्हें इधर नेग्लिजेंस नहीं कर रहे, पर एक कह रहे हैं कि आर्टिस्ट को एक हमें बराबर से देखना चाहिए एक लेवल से, क्योंकि आपको एंटरटेन कर रहे हैं हर तरह से वो भी। क्योंकि एक सीनियर आर्टिस्ट जो है वो अपनी जगह बना चुका होता है, अपना मुकाम उसके पास एक होता है, फिर उनके पास इतने सोर्सेज भी हैं अहमद कि वो इंटरनेशनल जो है जाके काम कर सकते हैं। हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उन पे पहले तो मैं इस चीज़ से इख्तिलाफ करती हूँ, सीनियर जूनियर का जो हम लोगों ने टर्म बना लिया, लेकिन आर्टिस्ट है और हर किसी को वैल्यू जो है ना उसको मिलनी चाहिए ताकि वो जो है वो उस फील्ड में अपनी फील्ड में हमारे लिए हमें इंटरटेन करने के लिए बहुत सब कुछ करते हैं। और बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसे होते हैं कि समटाइम वो किसी
किसी मसले में है या दुख में है, लेकिन हमें हंसाने के लिए वो हंसते भी हैं, खुद के लिए खुद पे जोक्स भी बनाते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। आमना, जैसे कि हम आर्ट की बात कर रहे हैं, तो कैलीग्राफी एक बहुत मुश्किल चीज़ है और इसे हर कोई नहीं कर सकता है। आप करती हैं क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड भी होती है और अल्लाह पाक ने आपको इतनी सलाहियत भी दी है। जब फर्स्ट टाइम आपने पेंट किया, कैनवस पे काम किया, तो वो फीलिंग कैसी थी? और फर्स्ट कैलीग्राफी जो आपकी पेंटिंग थी, वो किस तरह की, क्या उसके पीछे कोई मैसेज था या रेंडमली आपके माइंड में कुछ था और आपने कलर्स को बस उठाया और कैनवस पे जो है वो पेंट करना स्टार्ट कर दिया? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया था आर्ट करने के लिए, तो अकाउंटेंसी पढ़ रही थी मैं। तो जब मुझे ख्याल आया कि मुझे कैनवस यूज़ करना चाहिए, तो मेरे पास कोई ट्विटर नहीं था, कोई उस्ताद नहीं था, तो मैं पेंट्स ले आई, कैनवस ले आई और मैंने उसको ऑयल पेंट्स को विदाउट ऑयल यूज़ करना शुरू कर दिया। और मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई उस टाइम वो पेंटिंग बनाते हुए, क्योंकि ऑयल नहीं था उसमें, मुझे इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी, प्रॉपर मेरे पास एजुकेशन नहीं थी आर्ट की कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि मैंने किस तरह वो पेंटिंग बनाई थी। तो फिर बाय द टाइम मैंने लर्न करना शुरू कर दिया, फिर मुझे उस्ताद सर एजाज यूसुफी साहब मिल गए, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया हर मामले में। तो मुश्किलात तो आई हैं शुरू में, बहुत भटकते भटकते यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत डायरेक्ट नहीं है कि लाइक स्टार्ट किया और गॉड गिफ्टेड था। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे शौक ज़रूर था, मगर जो ग्रूम होता है वो आपको आपके उस्ताद ही करते हैं। आपको टाइम टू टाइम जो है उसमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है, बल्कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि बहुत खूबसूरत जो है इनका काम जो है वो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने किया हुआ है, कितना फाइन भी है और बहुत मुश्किल है। हर जो है वो पेंटिंग के पीछे कोई ना कोई मैसेज होता है, तो क्या आपकी पेंटिंग्स के पीछे भी कोई मैसेज है? बिल्कुल। मैंने मेरा काम ट्रेडिशनल आर्ट से बहुत हट के है, मैंने इसमें ओल्ड इंग्लिश फॉन्ट यूज़ किए हुए हैं। होता है ऐसा कि इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, सीखते हैं और सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मगर कुरान पाक को कभी किसी ने इंग्लिश में नहीं लिखा। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं कुछ डिफरेंट इस तरह से करूं कि अगर इंग्लिश को हम पसंद कर रहे हैं तो फिर हम कुरान पाक को क्यों इसको इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर इंग्लिश में मैंने रोमन इंग्लिश में कुछ लिखा, बैकग्राउंड में मैंने इसमें आयतें लिखी हैं डिफरेंट स्टाइल में और सारा कुछ। दिस इज नॉट ए ट्रेडिशनल कैलीग्राफी। ट्रेडिशनल कैलीग्राफी बिल्कुल। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मॉडर्न आर्ट बोलते हैं। मॉडर्न कैलीग्राफीज हैं। इसमें मैंने बोल्ड कलर स्ट्रोक्स यूज़ किए हुए हैं, सारे वाइब्रेंट कलर्स हैं। जैसे अब आप देखें कि हमारे माहौल में, हमारे मुल्क में, लाइक ओवर द वर्ल्ड इतने मसाइल आ रहे हैं, हर दूसरे दिन को न्यूज़ में कुछ ना कुछ आ रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा अफसरदगी है हमारे माहौल में। तो मेरे आर्ट का कॉन्सेप्ट ये था कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के आपका ना मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। या तो आप सैड हो जाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। तो अफसरदगी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने कलर्स कुछ ऐसे सेलेक्ट किए, बोल्ड स्ट्रोक्स यूज़ किए, ताकि जिसको देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आपको देख के आपकी आंखों को लगे कि आपको फील आए। बिल्कुल ऐसे। हाँ, और जब आपने बात कर रही थी तो आपने कहा था कि मैंने कहीं से सीखा नहीं था, अवेयरनेस की कमी थी। तो फैसलाबाद में क्या स्पेसिफिक कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट मौजूद हैं कि जहाँ पे जाके कि किसी को कैलीग्राफी का या पेंटिंग का, किसी भी तरह की पेंटिंग का शौक है तो वहाँ से वो सीख सकें? और क्या अब लोगों में उतनी आर्ट को लेके आगाही और अवेयरनेस है? पहले तो बिल्कुल भी नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया, इसलिए मैं आपको बोला ना कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर बाय द टाइम लोगों को अवेयरनेस आ रही है, स्टूडियोज़ भी ओपन हो रहे हैं, गैलरीज हमारे का कॉन्सेप्ट नहीं है फैसलाबाद में इतना, कोई एक दो है, और बस ऐसे ही अभी अगर किसी एकेडमी की इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसा कि पिछले दिनों में मुझे पता चला था कि आर्ट काउंसिल में जो है वो कैलीग्राफी की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, दीगर और भी बहुत सारे जो है ना वो इंटरटेनमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले शोबे हैं जहाँ पे आप जाके सीख सकते हो। तो क्या कैलीग्राफी की उसके अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने तो अपने उस्ताद से सीखा है, सर एजाज यूसुफी से सीखा है। तो बेसिकली होता ये है कि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, जिनको असल में काम आता होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सिखाएं, वो एकेडमीज़ नहीं खोल सकते अपनी। अब जो एकेडमीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें टीचर्स इतने ट्रेंड नहीं है खुद। और वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं फैसलाबाद में? फैसलाबाद में ये सूसा रोड पे हमारी एक दो गैलरी स्टूडियोज़ हैं, और
एजाज आर्ट स्टूडियो भी है जहाँ पर सर खुद सिखा रहे हैं। अच्छा। मगर उनके पास फिर टाइम की शॉर्टेज होती है थोड़ी, क्योंकि लेकिन वो है कि एनवायरनमेंट तो मिल जाता है, एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पर आर्टिस्ट लाइक इवनिंग में सारे एक साथ बैठते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो ये बहुत एक अच्छा होता है कि इंस्टीट्यूट से हट के एकेडमीज में भी लोग जाके सीखना चाहते हैं। बिल्कुल। अहमद, जैसे कि आमना भी बता रही है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एकेडमीज़ की प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा कमी है, और इस सब में जो है वो आर्ट काउंसिल ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि डिफरेंट तरह के कैटेगरीज बना दी हैं जिसमें आप सिंगिंग सीख सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, कैलीग्राफी की क्लासेस भी वहाँ पर होती हैं। तो आपको लगता है कि ये इनिशिएटिव कितना ज़्यादा बेहतर है और इससे कितना ज़्यादा हम अपने आर्ट को फॉर्म ऑफ एनीथिंग, किसी भी तरह के फॉर्म में कितना प्रमोट कर सकते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि आर्ट्स काउंसिल में अब से नहीं, तकरीबन कोई राउंड अबाउट जब का आर्ट्स काउंसिल बना है फैसलाबाद में, तब का उधर सिंगिंग क्लासेस हैं और ये लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। इसकी क्या बड़ी वजह, ये तो आप मतलब जो क्लासेस हैं ये तो आप स्टार्ट हुई है ना, इसकी बड़ी वजह क्या है कि आर्ट्स काउंसिल आपका एक अदारा है जहाँ जो आपको सिखाता है सिंगिंग वगैरह सारा कुछ। इसकी बड़ी वजह ये है उनकी जानिब से कोई उसकी पब्लिसिटी नहीं की कि लोगों को उसके बारे में बताया नहीं गया कि हम यहाँ पे सिंगिंग करवा लें। हालांकि मैं वो क्लासेस कवर करने जाता रहा। अच्छा। पर वहाँ पे उनकी क्लासेस का क्या होता था, कोई मतलब थोड़े कुछ लोग आते थे। उनकी वजह क्या थी, वो कुछ लोग भी कहते थे कि हमें किसी ने रेफर किया, हमें बड़े मुश्किल से पता लगा। एक ये वजह थी और दूसरी ये वजह थी वहां पे जो मतलब सिखाने वाले थे ना, इतने मतलब प्रोफेशनल लोग नहीं थे। और कुछ लोग आते थे, कुछ लोग कहते थे कि पता नहीं ये सिखाते भी हैं क्या, इनका क्राइटेरिया नहीं। अब जो नए डायरेक्टर आए हैं आर्ट्स काउंसिल की जानिब से काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। अब देखिए ना, एक सिंगिंग अकेडमी तब से आर्ट्स काउंसिल में बनी है जब का वो बना हुआ है। हाँ। और एक वो लोगों को पता नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। ये ना, ये अब ये तो एक जो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उसका काम बनता है कि लोगों को अगर आपने एक फैसिलिटी आप दे रहे हो तो लोगों तक उसे बताओ भी, उसे आप किसी ना किसी तरह, जैसे PHA में बिल बोर्ड्स की जगह यहाँ से आप किसी ना किसी तरह बता सकते हो। खैर, अब जो इनकी जानिब से प्रमोशन भी की गई। अब आप ये देख लें, अब वही सिंगिंग की एकेडमी थी जो वहां पे तब से खुली थी, और एक अब ये जो इन्होंने क्लासेस स्टार्ट की हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि आर्ट्स काउंसिल में सिर्फ ये नहीं, उधर ये है कि आप 3 टाइम क्लासेस होनी चाहिए। जैसे आप सुबह के टाइम, आर्ट्स काउंसिल का काम क्या है, आप देखें ना उधर। और वो क्लासेस का दौरानिया कितना है? मैं दौरानिया 2 से 3 घंटे है। हाँ, तो मतलब अगर उसको हम दिन में 3 हिस्सों में भी डिवाइड कर लें तो 6 घंटे जो है वो इसके लिए इनफ है, और उसमें आप डिफरेंट तरह के जो है वो आर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आर्टिस्ट के क्या मसाइल हैं और आर्ट को किस तरह से फ़रोग़ दिया जा रहा है, इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। आर्टिस्ट के हवाले से बात करें, आर्ट के हवाले से बात करें तो हमारी जो है ना वो रूह ताज़ा हो जाती है। मौसीकी की जब भी बात आती है, किसी तरह के भी हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हों, तो उसमें जो है वो म्यूज़िक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर कुछ लोगों को जो है वो अदाकारी देखने का शौक़ है तो हम डिफरेंट तरह के ड्रामास देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। हम अपने जो है वो फ़ारग औकात में हमारी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो इंटरटेनमेंट को हम देखें, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन जब मसाइल की बात आती है, हम खुद को तो फ्रेश फील करवाने के लिए जो है वो म्यूज़िक का, आर्ट का, आर्टिस्ट का सहारा लेते हैं, लेकिन उन आर्टिस्ट की क्या मसाइल हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। अहमद, आप बता रहे थे कि यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में बहुत टाइम से जो है वो म्यूज़िक क्लासेस हो रही हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। अब तो वहाँ पे जो है वो एक्टिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, कैलीग्राफी की भी हो गई हैं, और भी दीगर बहुत सारे इसमें जो है वो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी बात है कि आप किसी चीज़ की तशहीर करेंगे तो ही लोगों को पता चलेगा, क्योंकि कॉमेडियन की बात कर लें, आर्टिस्ट की बात कर लें, संजीदा या मज़ा से रिलेटेड किसी भी तरह का आर्ट हो, फैसलाबाद से स्पेशली बहुत सारे आर्टिस्ट उभरे हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन नए आने वाली यूथ के लिए जो है वो अभी भी कोई रोड मैप नहीं है कि वो किस तरह से जो है वो डिफरेंट अदारों को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अकेडमीज़ की भी बहुत कमी है। अब ये मैंने आपको पहले वाली बात की ना, इसमें काफ़ी जो आपके नए आर्टिस्ट आएंगे तो आपका काम बढ़ेगा, लोगों को नई एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। और जब नए आर्टिस्ट ही नहीं आते, मतलब जो पुराने हैं उन्होंने नए को आने नहीं देना, तो फिर मतलब वो खुद ही, मतलब एक बंदा कहता है ना कि दिल छोड़ देते हैं, तो ये वाला हिसाब है। दूसरा ये है कि थोड़ी सी ना इसमें जो आर्टिस्ट हैं बीच में, जो थिएटर्स मालकान हैं, उनका भी बड़ा किरदार है। अब पिछले दिनों ये थिएटर्स बांध रहे, वो गैर इखलाकी फाशी की वजह से थिएटर्स बांध रहे हैं। अब उनमें क्या है कि पहले जो है वो आर्ट्स काउंसिल की एक होती है सेंसरिंग टीम, जिसमें 4
4 नुमाइंदगान होती हैं, DCAC, अमन कमेटी और दीगर जो नुमाइंदगान होते हैं, उनकी जानिब से पहले जो है वो इन्हें वार्निंग्स दी भी गई। लेकिन ये जो है, हालांकि जब बड़े आर्टिस्ट आते हैं, अच्छा हम पहले बड़े आर्टिस्ट की बात कर रहे थे कि मतलब वो हम उन्हें एक लेवल पे नहीं समझते, पर बड़े आर्टिस्ट का ये बड़ा अच्छा है, जब भी बड़े आर्टिस्ट आते हैं वो अगर अपनी निगरानी में जो काम करवाती हैं उसमें और छोटे आर्टिस्ट के काम में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। उनकी वजह आ जाता है ना डिफरेंस उसमें। पिछले दिनों अब जैसे थिएटर्स बांध रहे हैं, अब जब थिएटर्स बांध रहे हैं जो पंजाब हुकूमत की जानिब से अच्छा इकदाम किया गया है, क्योंकि इसमें से जो है वो काफ़ी जो उनके अपने एक्टर्स थे, जो बड़े एक्ट्रेस हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो खुद इस काम को सराह रहे थे। क्योंकि जो थिएटर्स छोटे हैं वहाँ पे गैर इखलाकी ऐसे फहाशी वगैरह होती है, जिसकी वजह से जो उनका असर है वो बड़े थिएटर्स पे भी पड़ता है। और अब इसके साथ साथ अब आप जैसे आपने पहले बात की है कि हम खुद तो एंटरटेनमेंट देखने चले जाते हैं, पर जो हमें एंटरटेनमेंट दिखा रहे होते हैं उनके मसाइल कोई नहीं सुनता। अब इसमें जो है वो सिनेमाज जो हैं फैसलाबाद में बहुत बड़ा किरदार है। अब जो सिनेमा के पीछे मैंने पहले भी आपसे स्टार्ट में भी बात की है, जो स्टाफ है वो भी हमारे लिए एक आर्टिस्ट है, क्योंकि हमें जो भी हमें एंटरटेन करता है हमारे लिए एक आर्टिस्ट है। अब वहाँ पे ये हालात हैं सिनेमा घरों के कि मतलब अब पिछले दिनों मैंने ये देखा कि काफी लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमारा घर का एक टाइम का मतलब खाना नहीं पूरा हो रहा है। उसमें बड़ी वजह क्या है, अब पाकिस्तानी फिल्म्स कोई न्यू आ नहीं रही, ना प्रमोट हो रही हैं, सिवाय वो एक मोला जट आई है, उसके अलावा कोई पाकिस्तानी फिल्म प्रमोट नहीं हुई। इंडियन फिल्म्स पे वैसे ही बैन है, तो अब वो जो सिनेमाज में जो काम कर रही हैं वो कहाँ पे जाएं? आपके सिनेमाज का इस टाइम फैसलाबाद के जो बड़े सिनेमाज हैं, इसमें हमारे सिनेमा को भी रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं रहा ये। पहले बहुत ट्रेंड में सुनती थी, मतलब हम भी जब एक गैदरिंग में बैठते तो पहले लोग सिनेमा घरों में जाया करते थे, फिल्म्स देखते थे। लेकिन अब मुझे लगता है वो सिनेमा की जो जगह है ना वो नेटफ्लिक्स और दीगर जो ऐप्स हैं उन्होंने ले ली हैं, जिसकी वजह से आर्टिस्ट बहुत मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना, अब आपका सोशल मीडिया, आपका नेटफ्लिक्स या दीगर जो ऐप्स हैं वहाँ पे आ रही हैं, पर एक जो है आपको प्रॉपर गैदरिंग जहाँ पे फ्राहम की जाती है, आप जो है अपने दोस्तों के साथ दीगर के साथ टाइम स्पेंड करते थे, सिनेमाज में जाते थे, एक आपकी गेट टुगेदर होती थी। अब नेटफ्लिक्स ने क्या किया, आपको जो है इंडिविजुअल आप जो है सोलो से एंजॉय कर रहे हो। इस वजह से आर्टिस्ट जो है ना, बेशक आपके बैक स्टेज पर हैं, वो इससे काफ़ी जो है वो मुतासिर हुए हैं। पर आपको ये भी चाहिए ना, मैंने पहले भी ये बात की है, अब आर्ट्स काउंसिल की जानिब से फंड्स किए गए थे, महाना वजीफे लगाए गए थे जो आर्टिस्ट हैं। आप देखें, आपको जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जो सिनेमा के जो स्टाफ है वो भी आपके आर्टिस्ट है ना। आर्ट्स काउंसिल को चाहिए इसके वजीफे लगाएं। इस हवाले से मीटिंग्स भी तय की गई हैं, काफ़ी बात की गई हैं, लेकिन आपको फिर पता है वो मीटिंग्स सिर्फ मीटिंग्स की हाथ चले जाती हैं। और आर्ट की खिदमत जो लोग कर रहे हैं उनको भी उसी तरह से अकोमोडेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी बात है वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और ये बहुत एक मुश्किल चीज़ है जिसे हम देख के समझते हैं कि अच्छा टीवी पे एक बनी बनाई चीज़, या स्टेज पे हमें एक जो है वो सजा सजाया कोई प्ले मिल गया है तो वो पता नहीं कितना आसान है, हालांकि स्टेज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आमना, जैसे हम आर्टिस्ट के मिसाइल की बात कर रहे हैं, तो एज कैलीग्राफी आर्टिस्ट आपको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है कि अपनी जो है काम को डिस्प्ले कहाँ करना है, एग्जीबिशंस जो हैं उसमें किस तरह से जाना है, अपने काम को किस तरह से डिस्प्ले करना, और एग्जीबिशंस क्या उतनी तादाद में होती भी हैं जितनी होनी चाहिए? एग्जीबिशंस करने के लिए भी आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। बिल्कुल, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में गैलरीज नहीं है डिस्प्ले के लिए, एक दो थी, कुछ क्लोज होगी कुछ रीजंस की वजह से। फिर अब अगर एक जितनी ज़्यादा मुझे लगता है कि गैलरीज होती है ना, उतना उनमें कंपटीशन होता है और वो उतना अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है उन गैलरीज का, तो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है। तो जो यंग आर्टिस्ट होते हैं तो यहाँ सेल्फ लॉट होते हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी फैशन एग्जीबिशन में, जैसे चनाब क्लब में हो जाती हैं या एंड ऑफ द सीजन कोई भी एग्जीबिशन हो रही होती है कपड़ों की कुछ भी, तो उसमें डिस्प्ले कर रहे होते हैं, जिससे आर्ट का कोई तल्लुक भी नहीं होता, तो उनको और कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता और वो फिर वहाँ जाकर डिस्प्ले करते हैं। तो हमारे लिए बहुत आर्टिस्ट के लिए, पेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए कोई फैसलाबाद में जगह नहीं है। अगर किसी को करना होता है तो उसको फिर दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ता है, लाहौर, इस्लामाबाद। और आप इस तरह से जब अपना पूरा काम करती हैं और उसको डिस्प्ले करना होता है, तो आपने अभी तक किन किन शहरों में जाके जो है इसको डिस्प्ले किया है, और एग्जीबिशंस जो हैं वहाँ पे कैसा रिस्पांस देखने वालों को मिलता है? पाकिस्तान में मैंने अभी तक सिर्फ फैसलाबाद में ही डिस्प्ले किया है, और मेरा 3 to 4 टाइम्स डिस्प्ले हो चुका है, जिसमें से एक पेटव में यूनिवर्सिटी में मेरा डिस्प्ले हुआ था, दूसरा AT आर्ट गैलरी में, और इस तरह मेरा एक मैंने प्राइवेट भी करवाया हुआ था।
तो इसी तरह हुआ है। बाकी पाकिस्तान में नहीं करवाया है, दूसरा जापान में मेरा डिस्प्ले हो चुका हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मुझे ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि पाकिस्तान में मॉडर्न आर्ट को इतना उसका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है। वो बात ये भी आ जाती है ना कि लोग उसको समझ कितना रहे हैं और उन लोगों में उसकी समझ कितनी ज़्यादा है, क्योंकि आपके काम को वही अप्रिशिएट करेगा जिसको उससे थोड़ा बहुत उसकी समझ होगी और उसको पता होगा कि ये आप जो बना रहे हो उसके पीछे क्या मकसद है और इसका क्या मैसेज है। अहमद, अगर हम जैसे आर्टिस्ट की बात कर रहे थे, अगर सीनियर आर्टिस्ट की बात की जाए तो हम देखते हैं बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हमारे सामने आते हैं कि एक टाइम पे जो लोग अरूज देखते हैं, जब जैसे ही वो अपनी एज को, एक उम्र है, जाहिर बात है कि ज़िंदगी मौत जो है वो सब अल्लाह के हाथ में है और जो इस दुनिया में आया उसने वापस भी जाना है, लेकिन जब वो उम्र के उस हिस्से में पहुंचते हैं तो उनका कोई वाली वारिस नहीं होता, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कुछ इस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो बड़ी ही एक जो है ना वो अफसोसनाक सी सूरत हाल हमें देखने में आती है कि डिफरेंट तरह के हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं और हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो दम तोड़ देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो होनी चाहिए ताकि हम एक आर्टिस्ट को जो है वो अच्छी और महफूज ज़िंदगी दे सकें। इसकी आपने जो है वो जिंदा मिसाल तारिक टैडी है, बिल्कुल, और उसके अलावा एक जो हमारे ये रिसेंटली जो है असद अवाज जो है वो गुलकार, ये दो जिंदा मिसाल ये तो बहुत रिसेंटली है ना। इसमें फैसिलिटीज आप देखें ना, अब महाना 15,000 रुपया लगाया गया आर्ट्स काउंसिल की जानिब से। 15,000 से एक आर्टिस्ट का घर तो नहीं चलता ना, जिसने आपका पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, आपको इंटरटेन किया पूरी अपनी जिंदगी, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट होता है उसके पास सिर्फ फिर एक आर्ट ही रह जाती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक आर्टिस्ट है, अब जो फंड्स लगाए गए हैं वो भी जो 55 साल से ऊपर के आर्टिस्ट हैं उनके लिए लगाए गए हैं, और वो भी कितने लगाए गए हैं? 15,000। ठीक है, 15,000 में आपका आर्टिस्ट का घर तो नहीं चलता ना। आर्टिस्ट के पास एक होता है फन, जब फन उसका मतलब एक फन वो अपना बेच के वो ही कमाता है, जब उसका फन बिकना बंद हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है उसकी इनकम कहाँ से आएगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे लिए, हमारे आर्ट के लिए सर्व कर रहे हैं उनका उसी तरह से ख्याल रखा जाए जिस तरह वो हमारी इंटरटेनमेंट का ख्याल रखते हैं। अहमद, आपके बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, और यहीं पे जो है वो हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कैलीग्राफी के हवाले से मज़ीद जानेंगे, लेकिन वक्त छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 आर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, और आज एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट जो है कैलीग्राफी का जो काम करती हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, आमना, और आपने स्क्रीन पर उनके काम को देखा भी होगा कि बहुत ही खूबसूरती से जो है वो रंगों को कैनवस पे उतारती हैं और कितनी खूबसूरती से एक मैसेज जो है वो हमारे तक पहुँचाती हैं। लेकिन आर्ट के पीछे का क्या मकसद जो है, जो उसकी मीनिंग है, वो हम समझ पाते हैं क्या उस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है जितना उसका हक बनता है। और हमारे यहाँ स्पेशली अगर फैसलाबाद की भी बात की जाए तो गैलरीज नहीं है जहाँ पे अपने जो आर्ट को है वो डिस्प्ले किया जा सके ताकि लोग आएँ। बहुत सारे लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं जो मदाह होते हैं आर्ट के और मिलना चाहते हैं आर्टिस्ट से और देखना चाहते हैं कि उनका काम किस तरह से है, और इसी से क्या है कि आर्टिस्ट के काम में भी बहुत ज़्यादा निखार आता है। तो उस वाले से बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर हमने बात किया। और आमना, अगर हम बात करें आपकी कैनवस के हवाले से, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत काम आपने किया हुआ है, और आप जब भी रंगों का इस्तेमाल करती हैं, आपने पहले मूड की बात की थी, तो जब आपका खुद का भी मूड अच्छा होता है या थोड़ा सा आप लो फील करती हैं तो क्या उसका असर आपकी पेंटिंग्स पे भी जाता है? आर्ट तो ऐसा होता है ना कि आप करते ही तब है जब आपका मूड अच्छा होता है। हाँ। तो अगर मूड अच्छा नहीं होता तो फिर आपसे आर्ट बनता ही नहीं है। आप जितना मर्जी कैनवस को बार बार उठा लो, बनाने की कोशिश करो, वो आपसे ब्लैंक कैनवस ही जैसा होता है कि आपको ना डिस्टर्ब कर रहा होता है, आपको नहीं समझ आ रहा था कि आपने क्या करना है। हमारे अब जो करंट सिचुएशन चल रही है फ़लस्तीन की, तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है आर्टिस्ट के ऊपर। अब मेरा काम तो बहुत ये है ना कि मुझे कलर्स ही फ्रेश रखने हैं, मेरा मूड बॉडी डिफरेंट है, तो अब मैं नहीं कर पा रही हूँ प्रीवियस 1 मंथ से। जब से सिचुएशन स्टार्ट हुई है तो मेरे से काम ही नहीं हो रहा, क्योंकि एक बहुत, अगर आपका दिल है कि बहुत आप अफसुर्दा हो इस मामले में कि बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं, तो फिर आप एक फ्रेश पेंटिंग कैसे बना सकते हो? तो ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि सारी बात है जो आप फील करते हो उसी के थ्रू आप अपना जो है आर्ट को भी एक्सप्रेस करते हो। और ये बहुत, जब भी आप कोई भी मतलब काम स्टार्ट करती हैं तो कितना मैक्सिमम कितना अरसा लग जाता है उसको, कितने दिन में या कितने घंटों में उसे कंप्लीट कर लेती हैं? घंटों तो नहीं, हमारे सेटिंग्स का हिसाब होता है कि कितने सेटिंग्स में आपकी पेंटिंग कंप्लीट होती है। और मैं ऑयल पेंट्स में काम करती हूँ तो वो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं एक साथ
3-4 पेंटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा। तो वो एक साथ साथ काम चलता रहता है, किसी का बैकग्राउंड लग रहा होता है तो जहाँ जहाँ पेंट ड्राई हो रहा होता है तो फिर मैं नेक्स्ट लेयर करती हूँ, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स होती हैं, फिर एक ड्राई होती है तो दूसरे पे काम चलता है, तो फिर इस तरह से होता है। तो ये सारा काम जो है घर पे कोई स्टूडियो बनाया हुआ है, अलग से कोई रूम है जहाँ पे जाती हैं और वो सिर्फ वहाँ की जो एक्सेस है वो आमना तक ही है, वहाँ पे कोई और नहीं आ सकता? वो ऐसा होता है कि अब पेंट्स इस तरह के होते हैं ना, उनकी स्मेल होती है ऑयल की, तो वो वैसे भी वहाँ पे कोई और जा नहीं सकता। तो घर पे मेरे पास स्पेस होती है और एक स्टूडियो है जहाँ पर मैं जाती हूँ, तो वहाँ पर हमारे पास रूम्स होते हैं तो उधर हम कर लेते हैं। कुछ साइजेस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे ये मेरे पास ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज था जो मैं कैरी के लेके आई हूँ, तो बाकी साइजेस मेरा स्केल बड़ा ही होता है। तो वो उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है जिसपे आपने रखनी होती हैं, कैनवसेस रखने होते हैं, काम करना होता है, तो स्पेस ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा। जाहिर बात है, जब आप देखते हो जगह भी और टाइम भी। आमना, आप तो काम कर रही हैं और माशाल्लाह जैसे आपने बताया कि आपने आउट ऑफ कंट्रीज़ भी एग्जीबिशन में जो है वो अपने आर्ट को जो है वो डिस्प्ले किया है, ऑब्वियसली लोगों से दाद भी वसूल की होगी। तो कैसा लगता है जब कोई तारीफ़ करता है और लगता है कि अच्छा अब मेरी जो काम है, ये जो मेरी मेहनत है वो सफल हो गई है और उसकी जो थकावट है वो भी उतर गई? और थकावट क्या होती भी है ऐसे करके या नहीं? थकावट जो प्रोसेस होता है ना एक अपना आर्ट स्टाइल आइडेंटिफाई करने में, वो बहुत मज़े का होता है। उसमें आपके फेलियर भी होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, आपको नहीं पता होता कि अगर आप किसी टॉपिक पे काम कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। तो अब मुझे काफ़ी पूरा 1.5 ईयर आई गेस लगा है अच्छा अपना स्टाइल आइडेंटिफाई करने में और उस पर काम करने में। और फिर मुझे एट द एंड ये भी नहीं पता था कि अब मैं डिस्प्ले कर रही हूँ तो लोग कैसा इसको मुझे फीडबैक देंगे कि कैसा काम है, क्योंकि बहुत डिफरेंट था, पहले ऐसा कोई कर नहीं चुका था, तो मुझे ये डाउट तो था कि कैसा होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे अप्रिसिएशन मिली है तो मुझे लगा कि बस हक अदा हो गया है मेरी मेहनत का। तो बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस मिला है और उससे आप बड़ा बूस्टअप भी होते हैं नेक्स्ट काम करने के लिए। फिर अपने आप में इंसान की कोशिश होती है कि अब जो काम आए वो बेहतर से बेहतरीन हो, ताकि देखने वालों को वो जो है वो पसंद आए और उनमें कहीं पे भी उनका इंटरेस्ट लैक नहीं करें। नए आने वाले आर्टिस्ट के हवाले से बात करें, अगर कोई कैलीग्राफी को स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि आप माशाल्लाह अब 3-4 साल से जो है एज प्रोफेशनली इस चीज़ को जो है वो टेकअप आपने किया हुआ है, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं कि वो किस तरह से इसका स्टार्ट ले सकते हैं और किन बातों का जो है उन्हें ख़ास ख्याल रखना चाहिए जब भी वो पेंट के साथ जो है वो अपना पेंट को, अपनी स्किल्स को जो है वो कैनवस पे उतारते हैं? मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि यूट्यूब के ऊपर मत जाए, सिर्फ यूट्यूब पे मत जाए। क्योंकि जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं जो आना चाह रहे होते हैं, आर्ट सीखना चाह रहे होते हैं, तो वो सेल्फ टॉट तक ही रहते हैं कि अभी हमने बस उनको ये लग रहा होता है कि हम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं तो हम बहुत ज़्यादा बहुत कमाल की बात है कि हम खुद सीख रहे हैं। तो जब वो ये मार्केट में निकलते हैं, आर्टिस्ट वर्ल्ड में निकलते हैं, तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी उस्ताद को अप्रोच करें, किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट को देखें और उनसे इंस्पायर होकर काम करें, उनसे सीखें प्रॉपर तरीके से। ये मत सोचें कि हम खुद कर रहे हैं तो बस ये सही चल रहा है। इसकी बहुत टेक्निक्स भी होती होंगी ना कि आपने किस तरह से, और कलर कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कलर किसके साथ जाएगा, ये किस तरह से सब चीज़ें जो है वो मैनेज होती हैं? इनिशियली तो हम कलर भी यूज़ करते हैं कि पता चल जाता है कि आपको कौन सा कलर किसके साथ यूज़ करना है, कितनी प्रोपोर्शन यूज़ करनी है, ये तो नहीं पता चलता ऑब्वियसली, वो आपको आपका उस्ताद ही बताता है कि किस तरीके से आपने यूज़ करना है। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो फिर आप बस जो अल्लाह ताला ने क्रिएट कर दी है ना वो आपके लिए काफ़ी है। आप फ्लावर्स देखें, आप बर्ड्स को देख लें कि कौन से कलर के साथ यूज़ हुए हैं, कितना कलर कितने कलर के साथ यूज़ हुआ है, तो वो आपको एक आइडियल जिसे कहते हैं ना मैप दे देता है कि आपने करना क्या है ना। बिल्कुल उसमें ये होता है कि आप जो है वो नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको जब देखते हैं तो आपको कलर कॉम्बिनेशन का भी बहुत पता चलता है। इतना तो हमें देख के पता चलता है कि हमारी आंखों को क्या अच्छा लग रहा है और किस तरह के हम कलर पैलेट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कैलीग्राफी के जब फारिग होती हैं, इसके अलावा भी कोई हॉबीज़ हैं, इसके अलावा क्या करती हैं आमना फिर आप अपने फारिग औकात में, अगर कहें कि फारिग औकात तो देखें तो मुझे नहीं मिलते फारिग औकात, तो क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो जब मुझे लग रहा होता है कि मैं आर्ट से थक गई हूँ, मुझे कॉन्टीन्यूसली काफ़ी मंथ्स हो गए हैं आर्ट के ऊपर फुल टाइम काम करते हुए, तो चलो मैं एक आधा एग्ज़ाम दे देती हूँ ACCA का, तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ। नॉर्मली टाइम नहीं मिलता क्योंकि आर्ट में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक पेंटिंग बनानी होती है, आपने अपनी नेक्स्ट पेंटिंग प्लान करनी होती है, आपने कहाँ डिस्प्ले करनी है, आपने गैलरीज अप्रोच करनी होती है, मतलब वो आपको
इट्स अ फुल बिजनेस, आपने बाकी चीज़ों को भी डील करना होता है। आपने अपनी प्रमोशन कैसे करनी है, आपने अपनी पोस्टिंग कैसे करनी है, प्रोफाइल कैसे बिल्डअप करनी है, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इतना टाइम मिलता है कि मैं कुछ और देख सकूँ। थैंक यू सो मच आमना, आप आए, आपने इतना खूबसूरत आर्ट जो है वो हमारे साथ, इतना खूबसूरत अपना काम जो है वो शेयर किया है। जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत आपका काम भी है, और अल्लाह पाक आपके काम को और आपकी स्किल को जो है इसी तरह से बढ़ाए। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, और बहुत ढेर विशेष हम चाहते हैं कि आपको जो है वो बहुत नाम और मुकाम मिले और पाकिस्तान को आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और आर्ट की और आर्टिस्ट की जितनी कदर की जाए वो कम है, और जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है उसको सराहना हमारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, ताकि जो है आर्टिस्ट की जो बहुत ज़्यादा ढेर सारी मेहनत होती है ना वो कहीं ना कहीं सफल हो जाती है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। शहर फैसलाबाद के हवाले से जब भी हम आर्ट बाज़ारों का जिक्र करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत मनाजर हमारे जहनों में आ जाते हैं। जहाँ पे खूबसूरत मनाजर हमारे जहनों में उभर के आते हैं तो वहीं बहुत सारे मसाइल जो बाज़ारों में जाने वालों को भी पेश आते हैं और वहाँ पर कारोबार करने वालों को भी पेश आते हैं। उसके हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए कारोबारी तबके को कौन से मसाइल का सामना है, क्योंकि कारोबार और जो ख़रीदार है वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर ख़रीदारों को वहाँ पे जाने में मुश्किलात और दुश्वारियाँ पेश आती हैं तो ज़ाहिर बात है उसका डायरेक्टली जो असर है वो वहाँ पे काम करने वालों कारोबारी तबके को पड़ता है, ताजरों पे पड़ता है। तो छोटे ताजरों के क्या मसाइल हैं, और उन आर्ट बाज़ारों में हम हमेशा से बात करते आए हैं पार्किंग के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा तजावुज़ात बढ़ गई उस हवाले से, बिजली की तारों के हवाले से, तो क्या इन मसाइल का हल हो पाया है या नहीं, या एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी दिखाई देगी। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सुहेल भट्ट, डेप्टी जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम अंजमन ताजरान, अमीन भट्ट ग्रुप जनरल सेक्रेटरी अंजमन ताजरान, रेलवे रोड और कन्वीनियर FCCI। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे मिजाज हैं आपके? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह पाक इसी तरह से आप पे अपना करम रखे और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और सर अगर आर्ट बाज़ारों के हवाले से बात करें तो हमारे जहनों में जब भी बाज़ारों की बात आती है तो जहाँ पे उसकी चहल पहल रौनक हमारे जहनों में उभर के आता है एक मंजर, तो वहाँ बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मसाइल भी देखने को जो है वो पेश आते हैं। मौजूदा सूरत हाल में छोटे ताजरों के क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक तो सबसे पहले तो आपका सिटी 41 का शुक्रिया कि ये हमारे जो बेसिक मसाइल हैं या जो एक छोटा ताजर है वहाँ से ये अपनी जो है ना उनको आवाज़ ऊपर तक पहुँचाता है, जिससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि सारे अदारे जो है ना इस पे फोकस करते हैं कि सिटी 41 ने क्या रिपोर्ट किया है। तो आपका ये बड़े आपका जो कंट्रीब्यूशन है इसके फैसलाबाद के मसाइल के हल करने में, ये इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपकी सारी टीम का और आपके जो अरबाब इख्तियार हैं उनका भी। तो फैसलाबाद में जो आर्ट बाज़ारों का प्रॉब्लम है वो सबसे पहले तो एक आजकल तो महंगाई की वजह से कुछ जो है ना वो सबसे ज़्यादा आवाम परेशान है, छोटा ताजर बहुत परेशान है। दूसरा जो पार्किंग इश्यूज़ हैं, जैसे जैसे ये अभी वो बाज़ार ये 100 साल हो गया हमारे फैसलाबाद शहर को बने हुए, लेकिन उसका वही स्ट्रक्चर अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें कंजस्टेड सा है ना माहौल बन गया है, क्योंकि उसमें जिन लोगों को जगह जितनी मिलनी हुई थी उससे आगे बढ़ाई हुई है। जैसे वो ठेले लगा लिए, आगे उन्होंने रेड़ी छापड़ी लगा ली, लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। जब बात होती है इस बारे में तो उसको फिर अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम हमारे जो मकसूद अहमद लोन साहब हैं, CTO साहब हैं, उन्होंने अमीन भट्ट साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करके तो वो 8 बाज़ारों में से एक जो कचहरी बाज़ार था, आप अगर उधर चक्कर लगा तो उधर चक्कर इतनी 4-5 लाइनें मोटरसाइकिलों की लगी हुई थी। उन्होंने ताजर तावन करके उन्होंने उनके ताजरों के साथ तावन किया और उस लाइन को उन्होंने 2 लाइनें कर दी। अब हल वो जो है ना ताजरों के तावन से ये वो मसला हल हो चुका है। ये आहिस्ता आहिस्ता सारे बाज़ारों में जो है ना पार्किंग, तो बाज़ार में सिर्फ हमारी शॉप्स हैं, पार्किंग नहीं है। पार्किंग प्लाजा जो है वो भी अभी पेंडिंग में चल रहा है, कुछ उसमें थोड़ा सा वर्किंग आया है। एक उसके साइडों पे जो शहर के जैसे जंग बाज़ार के बाहर या मोंटगोमरी बाज़ार के बाहर वो पार्किंग की साइड बनती है, रेलवे की जो लाइन है उसके साथ काफ़ी पार्किंग है,
जी। तो लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि मोटरसाइकिल या गाड़ी उधर खड़ी करें। हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी दुकान के आगे गाड़ी खड़ी करूँ, तो उसके लिए हमें इनके ताजरों को अवेयरनेस दे रहे हैं। और हमारे जो चेयरमैन हैं अमीन भट्ट साहब, उनकी काफ़ी कोऑर्डिनेशन है ताजर, जो जैसे वो कहते हैं हम भी उनके साथ मिलके और ताजरों में ये अवेयरनेस कर रहे हैं कि पार्किंग के लिए जो जो मुख्तस किए गए एरियाज़ हैं वहाँ पे जाएं। और इंतज़ामिया को भी इसमें जो एक दफ़ा हम उस मसले को हल कर देते हैं, फिर हमें नहीं पता चलता कि कोई दूसरा बंदा कोई नया रेडी लगा लेता है, तो उसको उठाना तो इन्होंने इंतज़ामिया ने, तो वो जब एक दो बार लगाता है उसको पक्का कर देते हैं, तो उसको उठाने के लिए कोई अदारा आता ही नहीं है। तो जो पहले हैं हम उनके लिए उनको बड़ा स्ट्रिक्टली कहते हैं कि आप कंट्रोल में रहे। तो जो नए आ जाते हैं उनको किसने कंट्रोल करना है, उनको फिर ये हर नया जो है ना आने वाला ये जो अदारा है जिनके ज़िम्मे है, TMA हो गया, ये कॉरपोरेशन वाला हो गया, जैसे CTO वाले हो गए, उनको पता होना चाहिए कि ये फिक्स जगह है इनकी और यहाँ से इनको नहीं उठाना। लेकिन जो नए आगे आते हैं उनके लिए इनको करना चाहिए, क्योंकि फिर वो दुकानदार कहेगा या बाजार के कहेंगे तो थोड़ा सा वो ना उनमें क्लैश आता है। तो अगर अदारा कहेगा तो उससे ज़्यादा बेहतरी आती है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने पार्किंग के हवाले से बात की है कि जब ट्रैफिक की बात आती है, पार्किंग की बात आती है, तो इसमें हमारे ट्रैफिक वार्डन्स का बड़ा अहम किरदार होता है। तो क्या इस सारी सूरत हाल में वो अपना जो फ़राइज़ है उसको आसान तरीके से जो है उसकी अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, या क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे की क्या मेजर वजह है? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही बाजार में एंटर होते हैं तो वहीं से जो है वो एक हमें बाइक का रश दिखाई देता है, फिर ऑटो रिक्शा वाला भी वहीं पे होता है। अगर कोई गाड़ी पे आ रहा है तो उसकी भी कोशिश होती है कि मैं जो है ना जहाँ जगह मिल रही है वहीं पे पार्क कर दूं। तो इसमें वार्डन्स का कितना अहम किरदार है? हाँ जी, ये इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम ऐसी बात करते हैं कि हमारे मसाइल जो पार्किंग के मसाइल हैं, ट्रैफिक के मसाइल हैं, तो हमें इनसे साथ कोऑर्डिनेशन रहती है और CTO साहब के साथ जो इंचार्ज हैं हमारे जो सेक्टर 1 का इंचार्ज है उससे कोऑर्डिनेशन रहती है। तो वो हमें अपनी नफरी की कमी का भी एक जवाब पेश करते हैं कि हम थोड़े लोग हैं, अब 8 बाज़ार हैं, उनके बाहर निकलने के बाज़ार जो हैं, जो कचहरी बाज़ार चौक आ गया, इधर मोंटगोमरी बाज़ार चौक आ गया, कारखाना बाज़ार आ गया, उधर दूसरा आ गया रेल बाज़ार वाला चौक आ गया इधर वाला, उसके बाद चनेड़ बाज़ार वाला आ गया, नड़ वाला आ गया। तो अब वो दरअसल ना हमें इखलाकियात भी तो थोड़ी सी मोरालिटी भी तो शो करनी चाहिए ना आवाम को। अगर एक वार्डन लाइन सीधी कर गया है, ठीक कर गया सारा कोई, हम अभी उसके जाने की देर है, हम फिर उधर उसको ख़राब कर देते हैं। हम ये करते ही नहीं है। हाँ, इसमें जैसे उन्होंने अभी जुर्माने किए हैं जो हेलमेट के लिए 2000 का है, तो उस पर ववेला नहीं करना चाहिए। अगर हम हेलमेट हमारी सेफ्टी है, हमारी ज़िंदगी के लिए सेफ है, हम हेलमेट तो उसको ज़रूरी है। हाँ, नहीं लेता कोई, एक दफ़ा उसका जुर्माना बड़ा होगा, फाइन होगा, तो उसके बाद वो उसकी एहतियात करेगा। इसी तरह वार्डन अपनी ड्यूटी करते हैं, वो उसको निभाते हैं, एक लाइन सीधी करके जाते हैं। जब वो सीधी करके जाते पीछे से हम तो फिर दुकानदार है ना। अब वार्डन एक है बाजार में और दुकानदार उधर 500 है, 400 है, उसके कस्टमर है 1000, 1500, हम उसको अवेयरनेस नहीं देते, हम लापरवाही में छोड़ देते हैं। इसी तरह जब कॉर्पोरेशन वाला अमला आता है, वो एक तरफ से सामान उठाता जाता है, दुकानदार दूसरी तरफ से वापस रखता जाता है। कॉर्पोरेशन वाला अमला अब एक बाजार के लिए तो नहीं मुख्तस होता, वो तो सारे बाजार उन्होंने मेंटेन करना है कि एक दफ़ा करके, ताकि इनको पता चले। अब इसके लिए ये जो है ना फाइन सिस्टम था, ये भी अच्छा इन्होंने किया हुआ था। ये CTO साहब ने तो इसको इनिशिएटिव लिया है, हम उसकी भी तारीफ करते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए। बच्चे हैं, बड़े हैं, उनको हेलमेट के बगैर नहीं चलना चाहिए। और लेकिन ये हमारी ही बरसब सेफ्टी है कि यहाँ पे अगर हमें बड़ी अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन है कि हमारी ही सेफ्टी के लिए जो है हमें सख्ती करनी पड़ेगी। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, आपने कहा कि ये क्यों ऐसा है कि क्या। मतलब मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी और मैं अपने नाज़रीन से अपने दूसरे गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूं जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है और ताजरों की सूरत हाल पर उनसे जानते हैं कि ताजरों के कौन से मसाइल हैं और क्या उनका हल मुमकिन है या नहीं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है अवैस एजाज चीमा है, सीनियर वाइस चेयरमैन रेलवे रोड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मिजाज कैसे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया हमें, और सिटी 41 का शुक्रिया जिन्होंने ताजरों के लिए इतनी आवाज़ उठाते हैं हमेशा से, और बहुत शुक्रिया सिटी 41 का और आपका।
अवैस, जैसे कि हम बात कर रहे थे, भट्ट साहब से भी बात कर रहे हैं कि ताजरों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ताजरों के मसाइल जो है वो बाज़ार और ख़रीदारों से जो है वो अलग नहीं होते, जुड़े हुए हैं। उसमें पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसके हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से बेहंगम सूरत हाल देखने में मिल रही है। पार्किंग प्लाजा जो है वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और अगर पार्किंग प्लाजा नहीं है तो कोई ऐसी जगह भी मुख्तस नहीं की गई है कि जहाँ पे रूटीन में जाके पार्किंग की जा सके, ताकि एटलीस्ट जो बाज़ार है वो थोड़ा सा खुला दिखाई दे और आने जाने वालों को उसके लिए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। जी जी, सबसे पहले तो जी CTO साहब की मेहरबानी, वो तकरीबन वार्डन भी हमारे पास भिजवाते हैं डेली। वो ये जो ख़ास तौर पे ये जो लोडर रिक्शा वाले हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जहाँ देखा वहाँ खड़ा कर दिया, फिर को बेहंगम अंदाज है। फिर आपको पता है इनको कहा जाए तो आगे से इनका रिस्पांस ऐसा होता है, अनपढ़ लोग हैं लेकिन इनको इतनी वो नहीं है शऊर के इनको किस तरह ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो किया जाए। तो हम सारी यूनियन मिलके अल्हम्दुलिल्लाह, भट्ट साहब हैं, मियां मुबीन साहब हैं, और हम मिलके इसको देख भी रहे हैं, एड्रेस भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मामला ठीक होंगे CTO साहब के साथ मिलकर कर इंशाल्लाह, क्योंकि उम्मीद जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही बाज़ारों में, 8 बाज़ारों में इंटर होने का, स्पेशली जो इंटरेस्ट पॉइंट है उनके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रश हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक की जो है वो बहुत बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि जैसे ही हम बाज़ार में इंटर होते हैं तो मेन जो शॉप्स हैं उनके आगे बहुत ज़्यादा हमें ठेले वाले दिखाई देते हैं, जो वो बड़ी हुई तजावुज़ात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? असल में मैं इसकी एग्जांपल दूंगा कि दूसरे मुल्क की अज़रबैजान देख लें, और ये इनके कज़ाकिस्तान है, अज़रबैजान है, इन्होंने अपना पुराना सिटी ऐसे मेंटेन किया है कि वहाँ ट्रैफिक एंटर नहीं हो सकती, वहाँ आप वॉक करके जा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने ओल्ड सिटी को, बाकू को इस तरह मेंटेन किया है कि टूरिज्म को भी कैप्चर किया है। जैसे कि हमारा क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर एक हमारी हिस्ट्री है फैसलाबाद की। अगर हम उसको टूरिज्म के लिए ओपन करें, अब मेरे पास भी काफ़ी डेलीगेशन आता है हमें दिखाने के लिए फैसलाबाद अगर हिस्ट्री के लिए, वो क्लॉक टावर से अच्छी जगह कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ ट्रैफिक के मसाइल होने की वजह से हम फॉरेनर्स को वहाँ लेके ही नहीं जा सकते। और दूसरी, अगर हम देखते भी हैं भट्ट साहब, आप भी इस चीज़ से शायद एग्री करें कि जो क्लॉक टावर है उसकी मेंटेनेंस पे भी इतना ज़्यादा कोई वो नहीं किया जाता है, गौर नहीं किया जाता, और जितने भी हमारा दिहाड़ीदार तबका है उसी के इर्द गिर्द जो है वो बैठा होता है। सारी बात है, उन्होंने अपना रोज़गार कमाना है, तो बजाय हम अपने बाज़ारों को, क्योंकि ये फैसलाबाद की पहचान है, उसको बजाय हम मेनटेन करें, हम हमारे मसाइल है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। एज ए सेंटर ऑफ जो सिटी है ना फैसलाबाद का जो क्लॉक टावर है, हमें बड़ी मज़े की बात है, हमारे पास जो ताजर बाहर से आते हैं, गुजरांवाला से हमारा ज़्यादा काम है, सेंट्री फिटिंग्स का काम है, तो लाहौर गुजरांवाला मेरा भी बिजनेस है, इनका भी है, वो लिंक है। बहुत से लोग ऐसे हैं वो स्पेशल आते हैं कि हमने घंटा घर जाके देखना है, क्लॉक टावर देखना है, वो एक पहचान है। जैसे हमारे चीमा साहब ने बताया कि ये हमारी हिस्ट्री है, और ये ऐसा जो वो मैप है हमारे शहर का, ऐसा वर्ल्ड में नहीं है जो फैसलाबाद का है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें जो हमारे पास इन्होंने कहा कि ये बड़ा, हम इससे टूरिज्म को भी अपील कर सकते हैं, लेकिन हम वो बात वही आ गई कि इसको पेडिस्टेरियन कर देना चाहिए, कि जो बाज़ारों के अंदर पैदल जाएं, या जस्ट वो जो सामान उठाने वाले हैं ठेले वाले वो होने चाहिए, जो हैं उनको क्या कहते हैं, पांडी लोग जो है, वो कपड़ा उठाने वाले, सामान उठाने वाले वो होने चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि उनके मसाइल भी हैं। तो कपड़े वाले वो, हाँ जी, ताजर आते हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो मियां मुबीन साहब है चेयरमैन हमारे इन्वेंटर रेडोर, और हमारी टीम ने इतनी वर्किंग की है, हमने गुमटी चौक से लेकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड चौक तक IP कैमराज लगाए हुए हैं। अच्छा। अब वो डेली के मसाइल में, हमारे ताजों के मसाइल में ये भी है, नौसरबाजी है बड़ी। कोई बाहर से ताजर आया, एक बार कैंट से एक ताजर आया, वो सीधा सा था बेचारा, वो 35, 40, 50 हज़ार का अपना थोड़ा सा कपड़ा लेके जाता था। अब उसमें जाहिर है उसमें 2-4 हज़ार खर्चा करके आ रहा है, लेकिन इससे 2 दिहाड़ी उससे पांडी ने कपड़ा उठाया है और उठा के वो गायब हो गया। अब वो मेरे पास आया जी मुझे वीडियो निकाल के दो, वो बेचारा रोने लग पड़ा। ये इसी वजह से है कि हम उनको रजिस्टर्ड नहीं कर रहे, जो सामान उठाने वाले मजदूर लेबर हैं उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब हमारे घंटाघर चौक की आपने बात की कि उधर भी लेबर बैठी है, ये बाजारों का हुस्न है कि काम करने वाले भी उधर होंगे, बाजार चलते ही काम करने वालों से मजदूर बैठे हैं, मिस्त्री बैठे हैं, लेकिन उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए,
इंतज़ामिया है। दुकानदार तो पहले ही, आज के दौर में दुकानदार तो पहले ही पिसा हुआ है, उसके मुआशी हालात ऐसे हैं, वो अपने काम पे जाएगा, उसने सारे दिन ये सोचना आज मेरा दिन बना है, दिहाड़ी बनी या नहीं बनी, तो वो ऐसे लोगों पे तवज्जो नहीं देता। तो ये अदारों को चाहिए कि ऐसे लोगों को रजिस्टर्ड करें, उनको कार्ड इशू करें, ताकि कोई लेने वाला देने वाला आए तो वो रजिस्टर्ड बंदा ही उनके मत्थे लगे। और ये जो इन्होंने बात की, आप कह रहे कि उसको जो घंटाघर चौक में ज़्यादा पोल्यूशन है, जी, वो भी इसी वजह से है। अब देखिए कम से कम 1.25 किलोमीटर बनता है एक बाजार घंटाघर चौक से उसकी जो एंड तक है वो 1.25 किलोमीटर बन जाता है। तो उसको अगर हम उधर से पेडेस्टेरियन कर दिया जाए कि सिर्फ वॉकिंग लोग जाएं और जो गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे वो ना जाएं, उससे क्या होगा, बाजार का पोल्यूशन भी खत्म होगा, उसमें डस्ट भी खत्म होगी और लोग उसको ज्यादा लोग फिर आने का ना इसको शहर में ज्यादा एज खरीदार, अगर खरीदार की बात की जाए, वो भी जब जाता है बाजार में और ट्रैफिक की भी बीच में उतनी ही ज्यादा शोर होता है ना, तो वो एक क्या होता है कि आधे पौने घंटे के बाद खरीदार का अपना सर फटने लग जाता है। चले कारोबारी हजरात को तो आदत हो जाती है कि वहीं रूटीन में जाना और कारोबार भी चलाना, और इन तमाम सूरत हाल से जो है वो कारोबारी तबके पे क्या असर पड़ रहा है और दुकानों की के सामने जो तजावुजात हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और कौन से मसाइल हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। शहर फैसलाबाद के हुस्न की बात करें तो घंटाघर इसकी जो है वो पहचान है। जब भी लोग दूर दराज से बात करते हैं फैसलाबाद की, तो सबसे पहले जो है वो घंटाघर हमारे जहन में आता है। और जब घंटाघर की बात होती है तो उसके गिर्द पहले 8 बाज़ारों की बात ना हो, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इन 8 बाज़ारों से ना सिर्फ शहर फैसलाबाद के शहरियों का रोज़गार जुड़ा है, बल्कि बहुत सारे दीगर शहरों से आने वाले लोग भी यहाँ पे कारोबारी जो है वो मकसद लेकर आते हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ से बहुत ज़्यादा भले भूले हैं, बहुत बेहतर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किया है। लेकिन क्या आज जो 8 बाज़ारों के मसाइल हैं उनको दूर करने की ज़रूरत नहीं है? क्या उस पर गौर नहीं किया जा रहा है? या हमारी इंतज़ामिया को लगता है या शहर के जितने भी अफसरान हैं उनको लगता है कि घंटाघर है या उसके इर्द गिर्द के 8 बाज़ार हैं, उसके मसाइल को दूर करना ज़रूरी नहीं? और अगर इन पर गौर किया जा रहा है तो आने वाले दिनों में हम कितना तवक्को करें कि इसमें कितनी बेहतरी आएगी, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। अब वैसे जिस तरह से हम बात करते हैं जब भी कारोबारी हजरात की, तो जाहिर बात है जब बाज़ारों में बहुत सारे मसाइल होते हैं तो उसका डायरेक्टली असर जो है वो कारोबार पे भी पड़ता है, क्योंकि ख़रीदार अगर जो है वो मुश्किलात से गुजर कर दुकान तक पहुँचेगा तो कारोबार भी जो है वो आसान अंदाज से नहीं चल सकेगा। तो ताजरों के क्या मसाइल हैं? ताजरों के सबसे पहले जो आपने एड्रेस किया, ट्रैफिक प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद जो आज क्या उसका नाम है अभी चल रहा है आजकल टैक्स के मामला, वो बहुत ज़्यादा है, हमारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। टैक्स मतलब कि FBI डिपार्टमेंट हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं करता, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल एक छोटी सी ये दूंगा कि अगर एक 100 पीपल हैं, 100 लोग हैं, 100 लोगों में से सिर्फ पाकिस्तान में 20 लोग टैक्स पेयर हैं जी, और 20 में से भी 10 वो हैं जो ज़ीरो की टैक्स रिटर्न करते हैं और बाकी 10 जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। और गवर्नमेंट दोबारा उन्हीं 10 बंदों को और टैक्स दे के और हरासा करती है। ये ऐसे मामलात हैं जिस वजह से ताजर टैक्स देने की तरफ आते ही नहीं है। आप देखें हमारा मुल्क डोनेशन में पहले नंबर पे है, ठीक है, और सदका खैरात हर मतलब कि ताजर दे रहा है, लेकिन टैक्स की तरफ तवज्जो नहीं है। हमारा मुल्क तभी तरक्की करेगा जब ताजर टैक्स देंगे, हर तबका टैक्स देगा। सैलरीड पर्सन का तो बेचारे का टैक्स पहले ही कट के आ जाता है। लेकिन इशू यहाँ एड्रेस करने के लिए FBR के लिए ये है कि जो 80 लोग यहाँ से टैक्स नेटवर्क से बाहर हैं उनको ऐड किया जाए, और जो 10 पे कर रहे हैं उनको हरासा ना किया जाए। उनके लिए ईजी मतलब कि ईजी स्टेप्स किए जाएं कि वो हैप्पी हों, उनको रिटर्न में कुछ मिले, बजाय वो आता है एक मतलब कि PN भी आ जाता है, वो ताजर को इस तरह थ्रेट करता है जैसे वो अफसर लगा हुआ है, अफसरशाही है। तो मेरा तो ख्याल है कि FBR को ताजरों के साथ बैठ के इन मामलात को एड्रेस करना चाहिए और इनके मसाइल हल करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ताजर जब वो टैक्स पे करता है तो वो एक्सपेक्ट भी करता है कि उस टैक्स के इवज जो है उसे कुछ फ़ायदा भी हासिल हो। तो बट सब FBR का इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और वो क्यों अपनी जिम्मेदारियों से जो है वो आंख चुरा रही है?
अभी हमारी लास्ट 2 माह पहले FBR के चीफ जो थे उनके साथ मुलाकात हुई थी, ज़ुबैर बिलाल साहब है शायद, तो उन्होंने तो हमें काफ़ी अच्छे तावन के लिए यकीन दहानी कराई थी कि आप मेरे दरवाजे खुले हैं। लेकिन वो जो खौफ है, जैसे चीमा साहब ने कहा कि उसका जो खौफ है ना कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं इनके नेट में आ जाऊँगा, बात वही है कि 100 में से 5% है, इन्होंने 20 कह दिया, 5% लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं और उनको ही सामने रख के फिर टैक्स का जो है ना वो रेशो बढ़ा दी जाती है, बजाय इसके कि वो जो उनके टैक्स नेट में नहीं है उन पे फोकस किया जाए। जैसे कि होता है कि आपके हमसाए हैं, मेरे हमसाए हैं, हमारे लोकेलिटी के लोग हैं कि कोई लैंड क्रूजर ले रहा है, कोई वो टैक्स नहीं पे कर रहा है, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वो गाड़ी खरीदी है किसी ने, अब देखें ना, कोई भी गाड़ी 25-30 लाख से तो कम नहीं है, छोटी गाड़ी है वो आल्टो है, वो 25-30 लाख की तो हो गई ना। तो उस जो भी खरीदेगा, इसका मतलब है कि ये बंदा खरीद रहा है, ये NTN रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, टैक्स रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। उसको कहते थे आप जी आप टैक्स नहीं देते, अब 0.6% दे के अपनी जान छुड़ा ले, तो दूसरों को कहते हैं 0.3% है, ये वो नहीं है। ठीक है, ये जो है ना उसको कहें आप टैक्स रजिस्टर्ड हो, अपनी हर दफ़ा रिटर्न जमा करवाएं। ये पॉलिसी जो है ना ये गवर्नमेंट को वन साइडेड रहनी चाहिए कि जो गाड़ी खरीदे, बाइक खरीदे, कोई अपने असासाजात खरीदता है उसको रजिस्टर्ड करें रेगुलर, हर दफा उसकी रिटर्न आनी चाहिए, ताकि ये बजाय इसके कि आप जो आपको रेगुलर रिटर्न जमा करवा रहे हैं उसको आप देखते हैं बैठे हुए कि हमारे पास जी 50 लाख लोग हैं साल में, हम उनको ही उन पे 2 रुपये भी बढ़ा देंगे, 2% बढ़ा देंगे, 5% बढ़ा देंगे, तो वो हमारा इतना कलेक्शन हो जाएगी। ये क्यों नहीं सोचते कि इतनी गाड़ियां इस मुल्क में आई हैं तो वो कहाँ गई हैं, तो वो लोग खरीदने वाले कौन लोग हैं। अगर ऐसा कोई निज़ाम है, इन्होंने ऐसा होना चाहिए, उनको ऑप्शन नहीं देना चाहिए। और ये तभी होगा जब हमारे इदारे मुस्तहिकम होंगे, ताकि हर इंसान जो है, हर शहरी जो है वो अपनी जगह अगर टैक्स पे करेगा तो इसमें शहरियों और इदारों दोनों का किरदार बहुत है। टैक्स पे तो करता है, आप ये देखें टैक्स हर शहरी पे करता है जी। कौन आदमी ऐसा है, ये कौन बंदा, एक रीजन बंदा जो हमारा सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, कौन टैक्स पे नहीं करता। आपने ये बॉल पेन ली है, ये भी टैक्स के पैसों से आई है। ठीक है, आपने किसी से ये फ्लावर डेकोरेशन ली है, आपने टैक्स के पैसे दिए। ये कई इम्पोर्टेड माल है, इम्पोर्टेड माल जब अदर पाकिस्तान में आता है ना, कोई इम्पोर्ट आती है तो उसमें केमिकल आता है, कोई रॉ मटेरियल आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एडवांस टैक्स भी ले लेते हैं, वो एडिशनल टैक्स भी ले लेते हैं, अदर चार्जेस वाला टैक्स भी ले लेते हैं। वो टैक्स के बगैर तो कोई चीज़ बनती ही नहीं है ना। ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये वो उसको रिपीटेशन में आते हैं, एक दफ़ा एक चीज़ पे टैक्स लग गया, आप उसको कहते हैं फिर दोबारा अगला बेचे, अगला बेचे, अगला बेचे, ऐसे नहीं। ये इनको सारा जो है ना इस सिस्टम को रिकंसाइल करना चाहिए, इसको दोबारा देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम ये कहें कि टैक्स नहीं देते, टैक्स तो देते हैं। अब बार बार एक आइटम पे टैक्स देना वो ये सबसे बड़ी हमारी भी एक इसमें बहस हो चुकी है कि बार बार आपने जो चीज़ें बनती हैं प्रोडक्शन लेवल पे जो टैक्स आप ले लेते हैं उसको करें, बाकी सेल टैक्स है या आपका इनकम टैक्स है वो हर बंदा अपनी रिटर्न जमा करवाए। बिल्कुल सही, तो इससे थोड़ा सा खौफ जो इदारों का उसको भी, अब इनको कहा हुआ है कि आप अपना जो परफॉर्मा है से हमें तहफ़्फ़ुज़ जो है वो महसूस होना चाहिए। अब FBR को रिक्वेस्ट भेजिएगा इसको परफॉर्मे को उर्दू में कर दें। अब ये बड़ी पुरानी बात हो गई है, अब वो भी ये भी इसको नहीं ट्रेन कर सकते, ताकि हम उसको रिटर्न जमा करवाने के लिए हर बंदा अगर कोशिश करे तो खुद भी कर सके। तो इसको भी इनको इजी करना चाहिए। ये मैं भट्ट साहब की बात को ही सेकंड करूंगा कि मतलब कि एजुकेटेड जो ताजर है ना, बिजनेसमैन है, वो फैसलाबाद में कम है। ठीक है, अगर ओवरऑल हम पाकिस्तान की सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो उसमें हम तो वकीलों की फीस पे कर लेते हैं, जो बेचारे नहीं कर सकते उनके लिए हमने रिक्वेस्ट की थी FBR को कि हमें उर्दू में परफॉर्मा दें, वो उसको पढ़ के अच्छी तरह फिल करके कर सकें, जो टैक्स नेट में आ सकें। जब टैक्स नेट में आएंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स हैं। अगर वो टैक्स नेट में ही नहीं आ रहे तो हम किस तरह इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बस वो फिर वही 5% या 10% लोग रह जाएंगे जिन पे आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे, वो बेचारे वकीलों को भी फीसें देंगे और टैक्स के बेस पे। बिल्कुल, और उनके लिए दुश्वारी भी ये बहुत बड़ी है। और एटलीस्ट अगर उर्दू में होगा तो उनको पता होगा, उनके हाथ से निकल के एक चीज़ जा रही है कि वो क्या जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या लाहे अमल है पूरे का पूरा। अब ऐसे अगर इससे हट के भी देखा जाए, जो बाजार के मसाइल हैं वो तो है, अगर मुल्क की मसाइल में देखा जाए तो डॉलर का रेट
बढ़ने और कम होने की वजह से कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है, क्योंकि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है और हमारी जो मुल्क की इकॉनमी है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़। तो महंगाई ने कारोबार को कितनी हद तक मुतासिर किया है? अच्छा, इसके मतलब कि लॉन्ग टर्म अब पॉलिटिकल डिस्कशन में हम चले जाएंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जी। आपकी जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी आप कभी भी नहीं इसको कंट्रोल कर सकते महंगाई को। अच्छा। अब जो भी गवर्नमेंट आए वो हम ताजर उनके साथ हमेशा तावन करते हैं। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती नहीं है, 2-3 साल में नई गवर्नमेंट आती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी 3 इयर्स में बनाती है, नेक्स्ट ईयर कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है, नई पॉलिसी आती है, वो पिछली पॉलिसीज मुकम्मल ख़त्म हो जाती हैं। हाँ। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आप देखें कि वो गरीब लोगों पे पड़ता है, छोटे ताजरों पे पड़ता है। बड़े जो बिजनेसमैन है वो तो इजीली कम बैक कर लेते हैं, वो उसको मतलब पॉलिसी के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन छोटे ताजर को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। अब अपने बात की डॉलर की, अगर मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी कि डॉलर की रेट से कारोबारी तबके पे कितना असर पड़ता है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। आज बाज़ारों के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरह से महंगाई की वजह से और दीगर जो है मसाइल, जिसमें पार्किंग का मसला बहुत बड़ा है, जिसमें हम देखते हैं कि और भी सीवरेज के बहुत सारे मसाइल हैं, और भी हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं वो गुच्छों की सूरत में बाज़ारों के ऊपर लटक रही होती है। तो इस तरह के दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से कारोबार बहुत बुरी तरह से मुतासिर होता है। देखने में बज़ाहिर ये बड़े छोटे से मसाइल लगते हैं कि शायद इनका कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ट्रैफिक है तो वो अलग से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी बाजार में बात आती है तो हर छोटे से छोटा मसला जो है वो कारोबार को जो है वो मुतासिर करता है। और किस तरह से अगर डॉलर रेट की बात की जाए तो डॉलर के रेट बढ़ने और कम होने से कारोबार पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। अब ऐसा बता रहे थे कि डॉलर रेट का जो है वो स्टेबल होने से पहले हमारा पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किस तरह से डॉलर जब फ्लक्चुएट होता है तो उसका कारोबारी ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ता है। जी, आप देखें कि आपका तकरीबन ऑलमोस्ट 80% इम्पोर्ट की इकॉनमी है, ठीक है। इम्पोर्ट आप प्रोडक्ट बाहर से लाते हैं, डॉलर दे के आपके मुल्क से आउटफ्लो कर गया डॉलर, ठीक है, कैपिटल फ्लाइट कर गया। तो अब वो डॉलर बाहर जाएगा, ऑब्वियसली आपके मुल्क में डॉलर कम होंगे, डॉलर की प्राइस अप होगी। अब इसमें मतलब कि ये जो लास्ट गवर्नमेंट गुजरी है, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। अगर इसी को ही ये नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आने वाली थी वो फॉलो करती तो उम्मीद थी कि पाकिस्तान से डॉलर बाहर नहीं जाता और स्टेबल रहता। लेकिन क्या हुआ, उनकी पॉलिसी ये थी कि जितने भी बिजनेसमैन थे उनको उन्होंने कहा कि आप यहाँ पाकिस्तान में असेंबलिंग लाइन बनाएं, असेंबलिंग लाइन के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करें आप यहाँ पे। जैसे जैसे वो असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू हुई, डॉलर बाहर जाना कम हो गया और स्टेबल था। डॉलर 180, 190, 170 तक स्टेबल था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, पॉलिसी भी चेंज हो गई। पॉलिसी चेंज होने से क्या हुआ कि हम जैसे मतलब कि बाहर गए, प्रोडक्ट खरीदी, यहाँ पाकिस्तान में लाए और सेल कर दी, इतनी मेंटली स्ट्रेस नहीं लेते। तो मुल्क में तरक्की के लिए स्ट्रेस लेनी पड़ती है, मैन्युफैक्चर को खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है। टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट करें, लेकिन आप अपने वर्कर्स को स्किल करें, बिल्कुल, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है जी। लेकिन वो पॉलिसी चेंज हुई, वो फिर वही ट्रेड डेफिसिट आ गया। ट्रेड के अंदर डेफिसिट इस तरह आया कि हमारी इंपोर्ट फिर इंक्रीज कर गई और एक्सपोर्ट कम हो गई। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट डॉलर पे। इसी तरह से जो है कारोबार पे जो है वो हम कभी भी स्टेबल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं मौजूद हैं। जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि जैसे ही 3 साल के बाद हमारी गवर्नमेंट चेंज होती हैं तो सारा सिस्टम जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट कर लिया जाता है, बजाय इसके कि पहले से जो पॉलिसीज चल रही हैं उसको आगे कंटिन्यू किया जाए और उसमें मज़ीद बेहतरी भी लाई जा सकती है। बहुत सारे मसाइल पर तो हम बात करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा भी आपसे मेरी डिस्कशन जब हो रही थी तो आप बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, जो बहुत गुच्छों की सूरत में पिछले 10 से 15 साल से एक बहुत बड़ा मसला भी है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हादसा भी पेश आते थे। उसके हवाले से जो है वो काम स्टार्ट हो गया है, तो काम कहाँ तक पहुँचा है और कब तक जो है ये कंप्लीट होने का जो है वो मुतवक्किर है? देखिए, ये
काम तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 बाज़ार जो पहले हो चुके हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग हो चुकी है उनकी, अब दूसरे जो शुरू हुए हैं। अभी वही बात तो फिर वही की कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो होती है, अब ये इलेक्शन होंगे उसके बाद ये इसको फंड्स भी रिलीज़ होंगे, तो फिर उसके बाद ये मुकम्मल, क्योंकि इसे अप्रूव हो चुका है इंशाल्लाह सारे बाज़ार हो गए। वापडा भी जो है हमारे साथ फेस्को वाले जो बशीर साहब हैं वो भी बड़ा अच्छा ताउन कर रहे हैं। उन्होंने उनके आने से हमने अपने रेलवे रोड की बात करें तो हमने जो है ना उधर दिन में 10 बार लाइट जो है ना लोड की वजह से बंद हो जाती थी। पिछले साल की बात है। अब इस साल उन्होंने हमें इतना अच्छा उन्होंने हमें कोऑपरेट किया कि हमने इधर 3 ट्रांसफार्मर 200 केवी के ऐड और ये जो अंडरग्राउंड वायरिंग का काम स्टार्ट हुआ है किन बाजारों से स्टार्ट हुआ है? ये अभी कचहरी बाजार है, उसके बाद जो पहले तो मोंटगोमरी बाजार का था, फिर ये सब का सर्वे हो रहा है। तो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं कोई याद लेकिन ये इसमें काम हो रहा है। मुझे ये पता है कि क्योंकि मीन भट्ट साहब के साथ वो मलिक तहसीन अवान साहब की कोऑर्डिनेशन थी, तो उन्होंने इसके लिए फंड्स भी जो है ना वो मुख्तस किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये आप जल्दी देखेंगे कि ये जो तारें जो है ना इनका वो जो जुंजाल पूरा सा बना होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये बाकी बात वही आ जाती है कि अदारे स्लो हैं, वो इसलिए कि अब हम जब कंप्लेन आती है ना इधर किसी का कोई फीडर बंद हो गया या कोई ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो उसके लिए 3-4 घंटे लग जाते हैं। जब हम बात करते हैं एसडीओ से, मतलब एसडीओ से, तो वो कहता है यार एक लाइनमैन है मेरे पास, 2 हेल्पर हैं, तो अब 12 घंटे की या 8 घंटे की शिफ्ट में एक लाइनमैन और 20-25-26 हज़ार मीटर होता है एक उसकी सब डिवीजन में। हाँ जी। अब वो 26,000 मीटर को एक लाइनमैन कैसे 8 घंटे में कवर करेगा? इसके लिए हमें वापडा के भी एम्प्लॉइज बढ़ाने की ज़रूरत है। अब ये तो काम गवर्नमेंटों के हैं, हम तो अपने छोटे मसाइल जो हम अभी जो बड़ी इन्फ्लेशन चल रही है आजकल, जो इतनी महंगाई की वजह से हम उधर से निकलेंगे तो हमें तो कोई मसला होना तो हमें वो पहाड़ जैसा नजर आता है। छोटा मसला भी पहाड़ लगता है, क्योंकि हमारा तो उधर कारोबार इफेक्ट है इनकी गलत पॉलिसियों से, ठीक है, डॉलर की वजह से। कुछ हमारे जो है ना उनके लिए भी हमें आपके तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये गवर्नमेंट ने अभी देखे इनिशिएटिव लिया, डॉलर 300 कुछ से वापस आ गया, 280 रुपये तक आ गया। ये गवर्नमेंट का ही काम था, वो ला सकती है, ठीक है, ये रूटीन में नहीं आया, लोगों के काम करने से नहीं, ये गवर्नमेंट ने लाए, ठीक है। अब उधर ब्रेक लगी हुई है। अब वो 40-50 रुपए का 50 रुपए का जो डिफरेंस आया है उसका रेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी वजह क्या है, हम लोग स्टॉकिस्ट जो है ना वो जखीरा अंदोजी के आदी बन चुके हैं। अब कोई एक प्रोडक्ट है ना, जैसे हमारा ब्रास के साथ तल्लक है, पीतल का माल है, वो उसके टूटियां वगैरह बनती हैं, हमारी जो फिटिंग्स बनती है, तो उसमें 10-20 करोड़ रुपया एक बंदा जेब में डाल के वो सारा ब्रास इकट्ठा कर लेता है, उसको फिर अपनी मर्जी से रेट निकालता है। अभी हमारी एसोसिएशन की उधर गुजरांवाला एसोसिएशन जो ब्रास है उन्होंने अपनी मीटिंग की और उन्होंने कहा कि ब्रास का रेट बनता है 1380 रुपये किलो। इन्होंने 1700-1750 रुपए किलो तक ले गए हैं। कौन ले गए? स्टॉकिस्ट ले गए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे भी थोड़ी तवज्जो करे। अगर कोई चीज़ का रेट बन जाता है, फिक्स हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा ना उन पे कंट्रोल करे। जैसे डॉलर कंट्रोल किया है, इनको रॉ मटेरियल को भी नज़र रखनी चाहिए कि जो मर्जी बड़ा जो स्टॉकिस्ट है या बड़ा इन्वेस्टर है वो अपनी मन मर्जी ना करे, ताकि दूसरे लोगों का कारोबार इफेक्ट ना हो। इनके 1 रुपया डॉलर बढ़ने से हमारे 10 रुपए बढ़ जाते हैं इनकी। अगर इधर गवर्नमेंट लेवल पे 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो पीछे से रेट स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो वो सारी बात है। और इन चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इन रेट्स पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमारी कमोडिटीज़ हैं या हमारी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, या बुनियादी जैसे आटा, दालें, चीनी है, इन पे ही नहीं होना चाहिए फोकस, बाकी चीज़ों पे भी रॉ मटेरियल जो बाहर से आता है कम से कम इनको उस पे भी रिलीफ देना, क्योंकि कारोबार खुशहाली से चलेगा तो जो हमारा घरेलू जो निज़ाम है वो भी अच्छे से चल पाएगा। रेलवे रोड के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पे सीवरेज का भी बहुत ज़्यादा मसला देखने में हमें आता है कि जब भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रोड्स पे खड़ा हो जाता है। उस हवाले से क्या कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, हमारी यूनियन ने वासा के साथ काफ़ी मीटिंग्स करके, और अभी आमर जी साहब के साथ भी मीटिंग हुई है, तो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने माशाल्लाह अपना अमला भेजा और डिसेंटिंग हुई है मुकम्मल तौर पे पूरे रेलवे रोड के, क्योंकि पहले जब बारिश होती थी हमसे पहले जो यूनियन थी वो इस पर तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन हमने सबसे पहले आके वापडा पे और सीवरेज पे तवज्जो दी। उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मसाइल हल हुए हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि जिस तरह आबादी का तनासुब बढ़ा है,
उस तरह ये लाइनें उसको कवर अप नहीं कर सकती। तो वासा ने हमारे लिए मतलब कि 5.2 समथिंग का बट 5.5 मिलियन 5.5 मिलियन का एक फंड मुख्तस किया है, लेकिन वो अभी डिसेंटिंग के बाद चेक करेंगे। अगर मसाइल वहीं रहे तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे जो नेक्स्ट हमारा क्योंकि बाज़ारों में जैसे यार मौसम की तब्दीली के बाद बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, जो बाज़ार की सफाई है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ के बड़ी बाज़ारों के बाहर वाली मेन रोड्स पे, बल्कि छोटी अंदर जो छोटी छोटी गलियां और बाजार हैं वो भी बड़ा टूट फूट का शिकार है। और उसमें भी मेरी बात हुई इनके वर्कर से, कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा कि बादशाह ने ना डीसिल्टिंग बंद की हुई है। अच्छा। जो ये सीवरेज में जाके पहले वो करते थे ना सफाई, उससे उनके कोई वर्कर को उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो यूनियन ने वो बंद करवा दी। लेकिन जब जदीद सिस्टम चल गया है, कुछ मशीनरी ऐसी होनी चाहिए। डीसिल्टिंग जो है ना, इनको मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, बादशाह वालों से भी, डायरेक्टर साहब से भी, तो कि डीसिल्टिंग जो है ना वो सारे शहर की होनी चाहिए। अभी 15-20 साल से नहीं हो रही। हम जब छोटे थे तो हमारे मोहल्ले में, गलियों में महीने में एक दफा वो आते थे और उसकी बिल्कुल सफाई करके फिर जाते थे। अभी ये 15-20 साल से ये डीसिल्टिंग नहीं हो रही। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही इसका है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि जहाँ पे पूरी दुनिया जिद्दतों की तरफ जा रही है, हम अभी भी मैन पावर पे ही रिले कर रहे हैं कि जो कि, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें बेहतर होंगी और इंशाल्लाह बेहतर होंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, और इसी उम्मीद के साथ के शहर फैसलाबाद के जो मसाइल हैं उन पर इदारों की नज़र जाए और जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल किया जा सके, ताकि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो आसान अंदाज से चल सके और खुशहाल हो सके। क्योंकि अगर रोज़गार आएगा, आमदन बढ़ेगी, अखराजात कंट्रोल होंगे, तभी महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।